हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले इलेक्ट्रिकल एसोसीरीज और इलेक्ट्रिकल एसोसीरीज के सभी प्रकार के प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर कोई भी प्रकार का आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक आवश्यक सूचना, अगर आप लोग कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएल टी2 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीआरसी का तैयारी कर रहे हैं या एनपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का दिया हुआ है, सप्लायर फ्यूज जो सील्ड होता है, लगा होता है, यानी कि सप्लायर फ्यूज जो होता है दोस्तों वो कहाँ लगा होता है, ठीक है ना, वो बताना है। ए में जो कह रहा है एनर्जी मीटर के बाद, ठीक है, तो एनर्जी मीटर के बाद ही लगाया जाता है। बी भी पढ़ लेते हैं। एनर्जी मीटर से पहले, तो एनर्जी मीटर से पहले नहीं लगाते हैं भाई, है ना। फ्यूज को कभी भी एनर्जी मीटर से पहले नहीं लगाया जाता है, एनर्जी मीटर के बाद लगाया जाता है, क्योंकि एनर्जी मीटर से जो फेज वायर होता है और उससे क्या होता है, यानी कि उसके बाद ही यानी कि फ्यूज में डाला जाता है, ठीक है ना। तो सी में करें कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में भी नहीं लगाते, ना मेन स्विच में लगाते हैं। फ्यूज बोर्ड फ्यूज जो लगाया जाता है दोस्तों एनर्जी मीटर के बाद ही लगाया जाता है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में करा मानव शरीर से गुजरने वाली धारा से कोई सनसनाहट महसूस नहीं होती है यदि इसकी मात्रा होती है। देखिए दोस्तों, अगर ऑप्शन दिया है, ठीक है ना, तो ऑप्शन सबसे पहले चेक करेंगे। तो ऑप्शन ए में जो करा यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर से कम, ठीक है भाई, ऑप्शन ए सही हो सकता है। चलिए बी भी पढ़ लेते हैं। 1 से 8 माइक्रो एम्पियर बी में कह रहा है, सी में कह रहा है 8 से 15 माइक्रो एम्पियर और सी में कह रहा है यानी कि 15 से 50 माइक्रो एम्पियर। तो 15 से 50 माइक्रो एम्पियर तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इतना अगर झटका लगता है तो आदमी बेहोश हो जाएगा, ठीक है, उसका यानी कि मृत्यु तय है। रही बात सी वाला पे, ठीक है, सी पे भी डिस्कस कर लेते हैं। और कोई कोई बुक में जो है ना, या कोई कोई एग्जाम में भी जो है 8 से 15 एम्पियर तक की भी अगर धारा या सनसनाहट महसूस होती है तो वहाँ पे व्यक्ति सुरक्षित रहता है, ठीक है, ये दिया रहता है। लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन 82 जो माना हुआ है भाई, वो 1 माइक्रो एम्पियर से कम वाला को माना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। आप किसका एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड भी डिसाइड करता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। ऐसा एक आध दो क्वेश्चन रहता है ना, हर सेट में एक आध दो क्वेश्चन रहता है। तो राइट आंसर जो होगा इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि 3 फेज घरेलू इलेक्ट्रिकल वायरिंग में निम्नलिखित एसयूज का प्रयोग किया जाता है। किसमें कह रहा है, घरेलू वायरिंग में, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल वायरिंग में। और इलेक्ट्रिकल वायरिंग में दोस्तों यानी कि जो वायरिंग में जो स्विच प्रयोग किया जाता है वो आईसीटीपी स्विच है, ठीक है। क्या है, आईसीटीपी स्विच है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए में जो कह रहा है आईसीडीपी, तो आईसीटीपी का प्रयोग नहीं करते हैं, आईसीटीपी का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका अभी सही हो जाएगा। रही बात एमसीबी, ठीक है, एमसीबी क्या है भाई, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म होता है। इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एमसीबी का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि एचआरसी फ्यूज प्रदान करता है, ठीक है। चलिए एचआरसी पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। क्या होता है, हाई रेप्चरिंग, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है, ठीक है, कैपेसिटी फ्यूज होता है, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है, ठीक है ना। अब रही बात, ये जो प्रदान करता है किससे, किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, ए में कर यानी कि भूदोष से। तो भूदोष से जो सुरक्षा प्रदान करता है ईएलसीबी करता है। क्या, ईएलसीबी प्रदान करता है। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी का फुल फॉर्म अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। रही बात बी में करा शॉर्ट सर्किट से, ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है। एचआरसी फ्यूज जो है शॉर्ट सर्किट से भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो राइट आंसर जो होने वाला है इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है वो दिया है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, लघु परिपथ से सुरक्षा। करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए देखिए अगला प्रश्न इसका दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि नियम अनुसार, ठीक है, नियम अनुसार किसी स्थापन में क्षरण धारा पूर्ण भार धारा कि कितने भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। तो क्षरण धारा जो है दोस्तों, है ना, यानी कि क्षरण धारा जो है, ठीक है, क्षरण धारा जो है ये लगभग जो है 1/5000 से अधिक नहीं होना चाहिए, 5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5000 से क्या, यानी कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन किस में दिया है, ए में तो कह रहा है 1/1500,
तो 1500 तो कम है, ठीक है, 2000 भी नहीं होगा ना 1000 होगा, 1/5000 जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है घरेलू वायरिंग एमएस सामग्री और केबिलों का आंकलन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। ऑप्शन ए में कह रहा है कि लायोट डायग्राम का, बी में कह रहा है स्थापना योजना और परिपथ चित्र का, ठीक है ना, सी में कह रहा है यानी कि भवन योजना का, और डी में कह रहा है वायरिंग चित्र और परिपथ चित्र का, ठीक है। तो घरेलू सामग्री में दोस्तों जो मेनली रूप से प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है ना, उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है दोस्तों कह रहा है क्या, ये कह रहा है कि अभियंत्री चित्र का, क्या कह रहा है, माफ कीजिएगा, अभिन्यास चित्र का कह रहा है, ठीक है। ए में क्या कह रहा है, अभिन्यास चित्र का कह रहा है, ठीक है ना। तो इससे तो नहीं होता है भाई, जबकि बी में क्या दिया हुआ है, बी में जो दिया हुआ है दोस्तों स्थापना योजना का, इसका भी प्रयोग नहीं करते हैं। बी में, सी में कह रहा है यानी कि भवन योजना का, ठीक है, इसका भी प्रयोग नहीं किया जाता है। डी में जो कह रहा है भवन चित्र और परिपथ चित्र का, ये सही दिया हुआ है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है घरेलू वायरिंग में स्विच संदेव फेज में लगाया जाता है, न्यूट्रल में नहीं, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों यानी कि फ्यूज को हमेशा फेज में लगाते हैं, ठीक है। फ्यूज को हमेशा किस में लगाते हैं भाई, तो फेज में लगाया जाता है, ठीक है ना। फेज में ही क्यों लगाते हैं, अगर उसको अर्थिंग में लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ए में कह रहा है व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, तो व्यक्ति की सुरक्षा के लिए। बी में कह रहा है कि विद्युत की निरंतर बनाए रखने के लिए। सी में कह रहा है विद्युत अग्नि का प्रसार रोकना। डी में कह रहा है विद्युत शक्ति में खपत कम करना। तो देखिए दोस्तों यानी कि ये जो है व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, इसीलिए फ्यूज को हमेशा फेज में ही लगाते हैं, ठीक है ना। करेक्ट आंसर जो होगा इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति को जो है सुरक्षा के लिए ही फ्यूज को फेज में लगाते हैं, ठीक है ना। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि एक अच्छे फ्यूज तार में कौन सा गुण होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें दो प्रकार का ऑप्शन बनता है, पहला पे भी बात कर लेंगे, दूसरा पे भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो पहला जो होता है दोस्तों यानी कि निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए, ठीक है, यानी कि न्यून विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, न्यून विशिष्ट प्रतिरोध और साथ ही साथ विशिष्ट प्रतिरोध आर लिख देते हैं, और निम्न गलनांक, ठीक है, निम्न गलनांक, निम्न गलनांक ये बनता है। और कहीं कहीं ऑप्शन में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या सही होने वाला है, तो देखिए 80% जो ऑप्शन अगर रहे निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक, तो उसको टिक कीजिएगा, ठीक है। किसको टिक करना है, अगर ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना, 80% उसी ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है, जिसमें दिया रहे निम्न गलनांक और निम्न गलनांक और उच्च निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, तो उसको टिक करना है। लेकिन अगर ऑप्शन ये नहीं है, ठीक है ना, अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ पे जो टिक करने वाले हैं दोस्तों, वहाँ पे उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और उच्च निम्न गलनांक को टिक करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। एम ए कर उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक। तो चलिए ये तो बाद में मारेंगे जब नहीं मिलेगा जो हम खोज रहे हैं वो, ठीक है। सी में, बी में कह रहा है निम्न विशिष्ट प्रतिरोध उच्च गलनांक, तो गलनांक तो कभी उच्च होगा नहीं भाई। सी में कह रहा है न्यून विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे सी सही होगा, ठीक है ना। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो राइट आंसर जो होता ऑप्शन ए सही हो जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है फ्यूज सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। फ्यूज के रूप में हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए फ्यूज के रूप में चालक पदार्थ जो होगा है ना, उसको ज़्यादातर जो है प्रीफर करते हैं, ठीक है, जिसका चालकता सबसे अच्छा हो। ए में कह सिल्वर का प्रयोग करेंगे, कॉपर का भी प्रयोग करेंगे, एल्युमिनियम का भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन कार्बन का प्रयोग जो है फ्यूज के रूप में नहीं किया जाता है भाई, है ना। कार्बन का प्रयोग फ्यूज के रूप में नहीं करते हैं। तो राइट आंसर जो होने वाला है इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि HRC फ्यूज का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में किया जाता है, ठीक है। क्या है भाई, HRC फ्यूज है, HRC, इससे पहले भी इस पे जिक्र किए थे। इसका फुल फॉर्म होता है हाई रेजिस्टिंग कैपेसिटी फ्यूज, और ये दोस्तों यानी कि 3 फेज में प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग जो है 3 फेज में किया जाता है, 3 फेज में किया जाता है, ठीक है ना। एकल फेज में नहीं करते ना 2 फेज में करते हैं, ओनली फॉर 3 फेज में किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि फ्यूज वायर में लिखित विशेषता होनी चाहिए। ए में कह रहा है उच्च प्रतिरोध तो उच्च प्रतिरोध, बी में कह रहा है कि उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक तो उच्च गलनांक नहीं होगा भाई, सी में कह रहा है निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक, ये भी नहीं होने वाला है, डी में कह रहा है लो रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, यानी कि निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में जो दिया हुआ है फ्यूज के कथन से सही दिया हुआ है, ठीक है। के प्रवाह को डैश कहा जाता है, किसके प्रवाह को दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ना, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसको क्या कहेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के यानी कि प्रवाह को क्या कहेंगे, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को यानी कि धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी कि धारा कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में तो कह रहा है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध तो है नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को तो प्रतिरोध नहीं करते हैं, कहते हैं, और प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, ठीक है ना, और इसका ऐसा यूनिट जो होता है यानी कि ओम होता है, ठीक है। जबकि धारा का यूनिट जो होता है एम्पियर होता है, क्या होता है भाई, धारा का यूनिट एम्पियर होता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए, बी में दिया हुआ है धारा, करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका जो ऐसा यूनिट होता है यानी कि एम्पियर होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रही एफिशिएंसी, तो फ्रिक्वेंसी को एफ से दर्शाते हैं, ठीक है, साथ ही साथ वोल्टेज को भी से दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है एक कार्बन प्रतिरोधक एक कार्बन प्रतिरोधक पर रंगों का कोड इस प्रकार है, पहले लाल, ठीक है, पहले क्या है, लाल है, फिर जो है पीला है, फिर जो है भूरा है, और अंत में यानी कि सिल्वर कलर है। और सिल्वर का मतलब क्या हुआ है ना, देखिए सबसे पहले लास्ट देखिए, इस प्रकार का अगर प्रश्न हो तो लास्ट से देख करके भी इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। और सिल्वर का मतलब क्या हुआ, तो देखिए दोस्तों यानी कि सिल्वर का मतलब यानी कि चांदी हुआ, ठीक है ना। सिल्वर का मतलब क्या, देखिए सिल्वर का मतलब यानी कि चांदी, और इसका जो टॉलरेंस होता है यानी कि प्लस माइनस 10% होता है, ये ध्यान रखिएगा, कितना होता है, प्लस माइनस 10% होता है। तो देखिए जितना 5% वाला है उसको काट देंगे, देखिए 5% वाला ऑप्शन ए में दिया और डी में दिया 20% वाला। अब रही बात जो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से एक होने वाला है, अब देखिए ये भी यानी कि क्लियर हो जाएगा, पहले यानी कि लाल आता है, तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, बी बी वाई, बी बी आर ओ वाई, ग्रेट, ब्रेड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड वाइट हो जाएगा, ठीक है ना, गुड वाइट। तो देखिए बी का मतलब ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, रेड होता है, तो रेड जो आता है यानी कि तीसरा स्थान पे, लेकिन यहाँ तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एक और दो, तो ये दो पे हो जाएगा, है ना। और जब दो पे होगा तो देखिए ये चार वाला है, तो ऑप्शन सी भी यानी कि छट गया, क्या हुआ, ऑप्शन सी भी छट गया, आगे बनाने की कोई जरूरत है नहीं। तो राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा, क्या सही होगा, यानी कि बी सही हो जाएगा। इस ट्रिक को याद रखिएगा, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिट वेरी गुड वाइट, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है किसी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है ना, क्या कर भाई, किसी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, किसका प्रवाह, किसी इलेक्ट्रॉन का, है ना, किसी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को क्या कहेंगे, किसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहेंगे, सॉरी, किसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, तो धारा कहते हैं। अब रही बात यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है यानी कि उस पर जो चार्ज होता है भाई वो कितना होता है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, ठीक है, और इस पे जो होता है दोस्तों यानी कि 1.602 और गुना 10 के पावर में -19 कूलम होता है, क्या होता है, -19 कूलम होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ना, ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अवरोधक पर चांदी वाली पट्टी के लिए सहनशीलता टॉलरेंस क्या है। देखिए किसी का भी पूछ सकता है, चाहे चांदी हो या सोना हो, ठीक है, या नन कलर यानी कि कोई कलर ना हो, उसका भी आप पूछ सकता है। तो इसमें तो चांदी का पूछ रहा है ना, सिल्वर का पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो सिल्वर का प्लस माइनस यानी कि 10% होता है। रही बात यानी कि सोना यानी कि गोल्ड का, तो सोना का जो होता है दोस्तों टॉलरेंस वो प्लस माइनस 5% होता है, ठीक है। और जब कोई कलर नहीं यानी कि नन का जो होता है दोस्तों यानी कि प्लस माइनस यानी कि 20% होता है। तो ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन सी सबसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, चांदी का जो होता है 10% प्लस माइनस, तो ऑप्शन ए में तो कह रहा है यानी कि प्लस माइनस 5%, तो ये तो गोल्ड का है भाई, ये तो सोना का है, लेकिन सोना का तो पूछ नहीं रहा है। बी में कह रहा है केवल 20%, तो केवल 20% नहीं होता है, साइन के साथ होता है, वो भी यानी कि दोनों साइन हो तब ये समझिएगा कि ये टॉलरेंस का वैल्यू दिया हुआ है। जबकि डी में जो दिया है प्लस माइनस 10 दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर जो होने वाला है इसका डी सही हो जाएगा, क्या, डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है एम्पियर डैश की एसआई इकाई है, कि क्या पूछ रहा भाई, यानी कि एम्पियर, है ना, एम्पियर किसका एसआई इकाई होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों यानी कि एम्पियर जो इकाई होता है, एम्पियर जो इकाई होता है वो धारा का होता है, किसका होता है, विद्युत धारा का होता है, ठीक है। प्रतिरोध की एसआई इकाई की बात किया जाए तो ओम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है।
और रही बात यानी कि वोल्टेज का, तो वोल्टेज का वाट किसका होता है? शक्ति का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। शक्ति का जो यूनिट होता है क्या होता है भाई? यानी कि वाट होता है, ठीक है। और विद्युत धारा किसका होता है? एम्पियर का होता है। तो इसमें एम्पियर का ही पूछ रहा है, तो एम्पियर का जो होता है दोस्तों यानी कि विद्युत धारा का होता है, ठीक है ना। जबकि वोल्टेज को बी से यानी कि दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं भाई? यानी कि वी से दर्शाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फ्रिक्वेंसी को एफ से दर्शाते हैं, ठीक है ना, एफ से दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में 50 ओम वाला प्रतिरोध, ठीक है, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई? यानी कि 50 ओम दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, और 200 वोल्ट, वोल्टेज कितना दिया हुआ है? यानी कि 200 वोल्ट दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है? आपूर्ति से संबंधित उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की गणना कर, यानी कि आई बराबर हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले यानी कि ओम्स का जो लॉ है ना, ओम्स का लॉ से क्या समझते हैं, ठीक है। तो V बराबर यानी कि आई आर समझते हैं ओम्स लॉ से। V बराबर यानी कि आर, आई आर या आर आई। इसमें निकालना क्या है भाई? तो इसमें निकालना है आई का वैल्यू। अगर आई का वैल्यू निकालना है तो आई बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टा आर हो जाएगा, ठीक है, आर हो जाएगा। तो V का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है। आर का वैल्यू कितना दिया है? 50 दिया हुआ है। चलिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कि 5 चौका यानी कि 20 हो रहा है। और 20 जो होगा, सॉरी 4 हो रहा है, और 4 ये एम्पियर में होगा, क्योंकि यानी कि धारा का यूनिट यानी कि एम्पियर होता है ना। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है 20 एम्पियर, तो कैलकुलेशन के बाद तो 20 एम्पियर आया नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी में कह रहा है 15 एम्पियर, तो 15 एम्पियर भी आया नहीं कैलकुलेशन के बाद, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब रही बात यानी कि तीसरा में 10 एम्पियर दिया है, तो ये भी यानी कि गलत हो गया, क्योंकि कैलकुलेशन के बाद जो आया है दोस्तों 4 एम्पियर आया है, जो कि डी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है कि ओम का नियम बताता है ना। देखिए, ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि यूपीपीसीएल टी2 शिफ्ट 1 में भी पूछा हुआ है, शिफ्ट 2 में भी पूछा हुआ है, और पीजीसीएल यानी कि टेक्नीशियन का जो एग्जाम होता है 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ओम का नियम का जितना फंडा होता है ना, सबको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा। और दोस्तों, मेरे पास सुविधा नहीं है ना, इसलिए नहीं तो मैं वादा दिलाता हूँ, जितना स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं लगभग सभी का मैं रिजल्ट यूपीपीसीएल टी2 में आसानी से करा सकता था, लेकिन कुछ सुविधा के कारण जो है ना, उतना तक यानी कि कंटेंट आप लोगों को नहीं दे पा रहे हैं जो होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, यानी कि ओम का नियम जो बताता है दोस्तों, उसके बारे में यानी कि सबसे पहले समझते हैं, ठीक है ना। ओम का नियम देखिए, ओम का नियम जो बताता है दोस्तों, ये बताता है यानी कि V बराबर जो फॉर्मूला दिया था, यानी कि आर आई या आई आर दिया था, ठीक है, आई आर दिया था, ठीक है। अब यहाँ से V जब निकल गया, आई निकालना है, तो आई बराबर भी क्या हो जाएगा? V बटा आर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, तो ये फॉर्मूला सब ये ध्यान रखिएगा ना, कब क्या लगाना है नहीं लगाना है, ये सब को ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी क्वेश्चंस बनाते वक्त आसानी हो। तो देखिए, ऑप्शन ए में जो कह रहे हैं कि V बराबर आर आई दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाए, क्योंकि अदर ऑप्शन को पढ़ना नहीं है। जब ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया, तो अदर ऑप्शन को पढ़ना नहीं एग्जाम में, क्योंकि अदर ऑप्शन को अगर पढ़ते हैं तो आपका यानी कि टाइम व्यर्थ में चला जाएगा, है ना। जब ऑप्शन 100% आप जानते हैं कि ए होगा, तो फिर अदर ऑप्शन पढ़ना नहीं है। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है रंग कोडित प्रतिरोध पर सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता क्या है। देखिए दोस्तों, इससे पहले भी जिक्र किए थे कि टॉलरेंस का जो वैल्यू होता है वो पूछता है, चाहे सोना हो या चांदी हो या कोई कलर ना हो, ठीक है, सबका पूछता है भाई, ठीक है। लाल का भी कभी कल पूछ लेता है, हरा का भी पूछ लेता है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले इनकी सोना पे बात कर लेते हैं। तो सोना का जो टॉलरेंस होता है दोस्तों, प्लस माइनस में यानी कि 5% होता है। रही बात यानी कि चांदी का, किसका भाई? यानी कि चांदी का। चांदी की टॉलरेंस की बात किया जाए तो प्लस माइनस 10% होता है। जबकि लाल कलर का टॉलरेंस की अगर बात किया जाए तो ये प्लस जो है यानी कि 2% होता है, प्लस माइनस 2% होता है। ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन से बनता है भाई, है ना। और इसको भी नहीं भूलना है, BROY ग्रेट, ब्रेट, वेरी गुड, वाइट, ठीक है, ठीक है। इसको भी याद नहीं, सर इसको भी जो भूलना नहीं है, क्योंकि यानी कि जो कलर कोड से क्वेश्चंस पूछा जाएगा इस पे आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, सोना का पूछा है, तो सोना का जो सहनशीलता होता है यानी कि टॉलरेंस जो होता है वो प्लस माइनस 5% होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए,
देखिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है क्वेश्चंस में कहा यदि रंगों का अनुक्रम लाल, पीला, भूरा और सुनहरा है, तो देखिए सुनहरा का मतलब क्या हुआ। देखिए लास्ट से भी यानी कि आंसर आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उतना यानी कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, है ना। तो देखिए सुनहरा का मतलब यानी कि सोना होता है, ये ध्यान रखिए। लास्ट वाला क्या दिया, सुनहरा दिया हुआ है। तो सुनहरा का होता है यानी कि सोना, और सोना का जो टॉलरेंस होता है ±5% होता है। तो 5% वाला देखिए ऑप्शन खोजते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 5%, चलिए बी में, सी में कह रहा है 10% तो काट दीजिए, और डी में भी कह रहा है 20% तो ये भी काट दीजिए। अब ए और बी में से कोई एक यानी कि आंसर होने वाला है। और आंसर ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या बोले, यानी कि इस ट्रिक को याद रखिएगा, BROY, ग्रेट, ब्रेट, वेरी, गुड, वाइट, ठीक है ना। अब चलिए बी का मतलब क्या, ब्लैक, फिर बी का मतलब ब्राउन, आर का मतलब रेड, और ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब ब्लू, भी का मतलब वायलेट, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से याद रखिएगा। और यहाँ यानी कि जो क्रम जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 1 होता है, ठीक है, 2 होता है। अब रही बात, सबसे पहले क्या कह रहा है, यानी कि लाल कह रहा है। तो लाल जब कह रहा है तो दोस्तों लाल जो आता है दूसरा स्थान पे आता है ना। वैसे तो तीसरा स्थान पे आता है, लेकिन 0 से जब स्टार्ट करेंगे तो लाल दूसरा स्थान पे हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए अब 2 वाला ऑप्शन खोजते हैं। तो ऑप्शन तो बी में दिया है 2, यानी कि 2410 प्लस माइनस यानी कि 5%, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में जो दिया है 7 वाला दिया हुआ है, और लाल जो आता है यानी कि दूसरा स्थान पे आता है, इसलिए यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा, है ना। इससे भी आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। बस बहुत कम समय में, क्योंकि एग्जाम में तो टाइम बचाना है, और टाइम बचाने का जब तक ट्रिक नहीं लगाइएगा तब तक टाइम बचने वाला है नहीं, है ना। तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है 2410 प्लस माइनस 5% दिया हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है एक ब्रिटिश अश्वशक्ति हॉर्स पावर डैश के बराबर होते हैं। देखिए क्या है भाई, एक ब्रिटिश होता है, क्या होता है, एक ब्रिटिश होता है। दोनों के बारे में समझ लीजिए, क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। ब्रिटिश होता है और एक जो होता है यानी कि मीट्रिक होता है। क्या होता है, एक मीट्रिक होता है, एक ब्रिटिश होता है। अब रही बात यानी कि मीट्रिक में कितना हॉर्स होता है, और उसके बाद जो है यानी कि ब्रिटिश में जो है यानी कि कितना हॉर्स रहता है, इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में फंसता ही फंसता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि ब्रिटिश काल में, देखिए ब्रिटिश का मतलब क्या है, ब्रिटेन, ये ऐसे याद रखिएगा। और ब्रिटेन में दोस्तों यानी कि 746 वाट होता है, ठीक है ना। ब्रिटिश में 746 और मैट्रिक में 735 पॉइंट, ठीक है, 5 वाट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक दो में से कोई ना, दो में से एक एग्जाम में क्वेश्चन फंसना ही फंसना है हर हाल में ही, है ना। तो देखिए ऑप्शन किस में दिया है, इसमें ब्रिटिश वाला पूछ रहा है, तो ब्रिटिश में जो होता है 746 होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर होती है, यानी कि घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है, इसमें कौन सा मोटर का प्रयोग करते हैं भाई, किसमें कहा, यानी कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में कहा रहा है। और घरेलू रेफ्रिजरेटर में दोस्तों यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं, किसका, सिंगल फेज, ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। आयन का मतलब क्या, इंडक्शन मोटर समझिएगा, ठीक है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में कहा डीसी श्रेणी मोटर, तो डीसी श्रेणी मोटर का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। जबकि बी में कहा रहा है यानी कि डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर का भी उपयोग नहीं करते हैं, यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। ओनली फॉर जो है रेफ्रिजरेटर में यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती है, क्योंकि वह, यानी कि सिंगल फेज मोटर दोस्तों यानी कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, क्या भाई, यानी कि सेल्फ स्टार्ट जो होता है, ठीक है, सेल्फ स्टार्ट जो होता है, ठीक है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। कौन सा मोटर, सिंगल फेज मोटर। जबकि थ्री फेज मोटर दोस्तों यानी कि सेल्फ स्टार्ट होता है। थ्री फेज मोटर जो होता है यानी कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, ये जो है सेल्फ स्टार्ट होता है। तो क्यों नहीं होता है सेल्फ स्टार्ट, उसका रीजन बताना है। तो ऑप्शन ए में जो कह रहा है दोस्तों, कह रहा है केवल एक वेस्टर्न यानी कि वाइंडिंग पर पर्याप्त घूर्णन बल नहीं दे सकती है, तो ऐसा तो नहीं है। कमजोर चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा भी नहीं होता है। 230 वोल्ट पर चलती है, ऐसा भी नहीं होता है। इसमें मेन दोस्तों यानी कि जो फैक्ट है, फैक्ट ये है यानी कि पल्सेटिंग, ठीक है, यानी कि पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कि स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कारण जो है ये स्वयं जो है प्रारंभ नहीं होता है, यानी कि सेल्फ स्टार्ट दोस्तों ये नहीं होता है। ये मोटर जो है यानी कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, किसके कारण, तो स्पंदित यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र, तो राइट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सी मोटर अधिकतम
आरंभिक घूर्णन देती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो घूर्णन देगा कौन सा मोटर देगा भाई, यानी कि घूर्णन कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, यानी कि घूर्णन कह रहा है, और सबसे ज़्यादा जो घूर्णन देगा उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि संधारित्र आरंभ मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। बी में कह रहा है शेडेड मोटर। सी में कह रहा है यानी कि प्रतिष्ठम्भ मोटर। और डी में कह रहा है यानी कि सर्वैतिक मोटर, जिसको यूनिवर्सल मोटर कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो होगा यूनिवर्सल मोटर का होगा। किसका, यूनिवर्सल मोटर का जो स्पीड होगा, ठीक है, यानी कि प्रारंभिक यानी कि घूर्णन बल जो होगा सबसे ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और सबसे कम की अगर बात किया जाए तो शेडेड फुल मोटर हो जाएगा। इसको जो यानी कि बनाते हैं दोस्तों, यानी कि 3 से, ठीक है, 3 से लेकर के 35 वाट तक बनाया जाता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिए। कभी कभी 28 भी रहता है ऑप्शन में, है ना। ए में कह रहा है संधारित्र प्रारंभ मोटर। ठीक है, ये भी छोटा ही मोटर होता है। प्रतिष्ठम्भ मोटर जो है इस दोनों के अपेक्षा यानी कि बड़ा होता है, लेकिन यूनिवर्सल मोटर से क्या होता है, इसका यानी कि प्रारंभिक घूर्णन बल कम होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा। क्या सही होने वाला है, इसका भी यानी कि डी सही होने वाला है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है एक सीलिंग फैन, ठीक है, जिसमें संधारित्र प्रारंभ मोटर लगी है, स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है। यदि उसे किसी दिशा में यानी कि दिशा में धक्के से घुमा दिया जाए तो वह चलने लगती है। इसका कारण क्या है। कोई एक मोटर है और वो अगर उसको यानी कि ऑन किया जाता है तो वो स्टार्ट नहीं यानी कि घूमता नहीं है, कोई भी दिशा में यानी कि घूर्णन नहीं करता है। और घूर्णन नहीं करने का मेन कारण क्या है, ऑप्शन ए में कह रहा है फ्यूज ब्लो हो गया है, तो फ्यूज ब्लो होने से इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बी में कह रहा है यानी कि खुला सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सी में कह रहा है खुला धारक। और डी में कह रहा है यानी कि धारक का लघु पतन, ठीक है, यानी कि शॉर्टेड कैपेसिटर। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसा स्थिति है तो मोटर पे जो खुला धारक होने के कारण जो है ये, अगर उस पर यानी कि फोर्स लगाते हैं तो जिस दिशा में हो उस दिशा में यानी कि वो रोटेशन चालू कर देता है। तो ये जो कारण होता है मान लीजिए यानी कि इसके कारण यानी कि जो धारक होता है वो खुला रहता है, यानी कि कैपेसिटर जो है वो खुला होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा क्या बदलने से विपरीत की जा सकती है। ठीक है, यानी कि सिंगल फेज मोटर का कह रहा है, किसका, यानी कि सिंगल फेज मोटर का, यानी कि दिशा बदलना है। क्या बदलना है, दिशा बदलना है। तो दिशा बदलने के लिए या तो आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल को बदलेंगे, ठीक है, या तो आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल को बदलेंगे या फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल को बदलेंगे। या तो आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल को बदलेंगे या फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल को बदलेंगे। तो इससे क्या होगा, मोटर का जो यानी कि मोटर जिस दिशा में घूम रहा है उससे विपरीत दिशा में वो रोटेशन चालू कर देगा। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि प्रदायी स्रोत के संबंध को बदलना, तो इससे कुछ होगा नहीं भाई। बी में कह रहा है गतिशील और प्रारंभिक कुंडलियों दोनों के संबंधन एक साथ बदलना। दोनों को अगर एक साथ भी बदलेंगे तो मोटर जो है यानी कि एक ही दिशा में घूर्णन करेगा। सी में कह रहा है केवल गतिशील कुंडली के संबंधन बदलना। डी में कह रहा है गतिशील कुंडल अथवा आरंभिक कुंडलन के संबंधन बदलना। अथवा का मतलब ये क्या होगा, या तो प्रारंभिक कुंडली को बदलेंगे या यानी कि गतिशील कुंडलन को बदलेंगे या आरंभिक कुंडलन को बदलेंगे, यानी कि कोई एक को अगर बदल देंगे तो इससे जो मोटर का घूर्णन का दिशा जो होगा वो विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा इसका भी डी सही हो जाएगा। जबकि बी में जो कह रहा है गतिशील और आरंभिक कुंडली दोनों को संबंधन का यानी कि एक साथ बदलना, तो अगर एक साथ बदलते हैं, ठीक है, तो ये मोटर जो है यानी कि जिस दिशा में घूम रहा है उसी दिशा में रोटेशन करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है। ठीक है, यानी कि सिंगल फेज मोटर में, किसमें भाई, यानी कि सिंगल फेज मोटर में, और सेंट्रीफ्यूगल स्विच का, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का। और इसका यानी कि मेन वर्क जो होता है दोस्तों, जब यानी कि मोटर जो है प्रारंभ में 75 से 80% तक जब गति प्राप्त कर लेता है तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को दोस्तों डिस्कनेक्ट कर देता है। क्या कर देता है, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है कह रहा है कि निश्चित दिशा में घूर्णन बल प्रदान करता है, तो ये घूर्णन बल प्रदान नहीं करता है। बी में कह रहा है यानी कि मोटर जब 75% गति पकड़ ले तब प्रारंभिक कुंडलन को अलग कर देता है। प्रारंभिक का मतलब क्या, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, किस क्या कौन सा वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग। और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोस्तों क्या करता है, ये अलग कर देता है स्टार्टिंग वाइंडिंग को। तो राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाए, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है और ये स्पीड कितना तक होता है, यानी कि इसमें तो 75 ही दिया है, ऑप्शन में 75 से अगर 80 भी रहे तो इसको टिक करना है। ठीक है, 75 से 80% तक जब मोटर स्पीड पकड़ लेता है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है। अगला प्रश्न पे चलेंगे।
आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि सार्वत्रिक मोटर यानी कि यूनिवर्सल मोटर का क्या लाभ है ना, इसका यानी कि बेनिफिट बताना है। कौन सा मोटर का भाई, यानी कि यूनिवर्सल मोटर का बेनिफिट बताना है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है पूर्ण भार पर अधिक गति प्रदान करता है, बी में कह रहा है विभिन्न भार पर विभिन्न गतियाँ प्रदान करती है, सी में कह रहा है घोषित गति केवल पूर्ण भार पर देती है, सी में कह रहा है सारे भारों पर स्थिर गति प्रदान करती है। तो देखिए यानी कि यूनिवर्सल मोटर का मेन वर्क जो है, यूनिवर्सल मोटर का यानी कि जो वर्क है ये है विभिन्न भारों पर विभिन्न गतियाँ प्रदान करता है, यानी कि जिस हिसाब से भार रहता है उसी हिसाब से इसका यानी कि गति होता है। ठीक है, क्या होता है, गति होता है। तो विभिन्न भार पे विभिन्न गतियाँ होती है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसका यानी कि अगर जैसे कि अगर भार बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे यानी कि भार बराबर जो होता है ये समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ठीक है, यानी कि भार बराबर जो होता है, ठीक है, भार बराबर जो होता है गति होता है, भार बराबर गति होता है। अगर गति बढ़ रहा है तो भार कम जाएगा, अगर गति कमेगा तो भार बढ़ जाएगा, है ना, यानी कि एक दूसरे को क्या होता है, अपोजिट होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि एक एकल फेज मोटर में प्रारंभिक कुंडलन और द्वितीय कुंडलन के बीच कितने अंश का अंतर होता है, किसमें कह रहा है भाई, यानी कि सिंगल फेज मोटर में कह रहा है। और सिंगल फेज मोटर में जो प्रारंभिक कुंडलन है यानी कि उसमें और द्वितीय कुंडलन में जो अंतर होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है। जबकि यानी कि 3 फेज की अगर बात किया जाए तो इसका जो होता है यानी कि 120 डिग्री का होता है, इसमें यानी कि अंतर जो होता है 120 डिग्री का होता है। ठीक है ना, ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो ऑप्शन ए में कह रहा है 60, तो 60 का नहीं होता है ना, 180 का होता है। ये जो होगा दोस्तों यानी कि 90 का होगा, क्योंकि सिंगल फेज का पूछ रहा है। अगर 3 फेज का पूछता तो 120 डिग्री होता। तो राइट आंसर जो होगा डी में दिया हुआ है 90 डिग्री, करेक्ट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि वाणिज्यिक तौर पर सिंगल फेज मोटर निम्नलिखित अश्व शक्ति तक बनाई जाती है। कौन सा भाई, यानी कि सिंगल फेज मोटर, है ना, सिंगल फेज मोटर। और सिंगल फेज मोटर को दोस्तों यानी कि जो बनाते हैं, ठीक है, मेनली 2 SP तक बनाया जाता है। कितना तक भाई, 2 SP तक बनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन किस में दिया है, 2 SP, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो बी इसका सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि 1400 मिमी स्वीप के छत के पंखों में मोटर की रेटिंग क्या है, किसमें, यानी कि 1400 मिमी में कह रहा है ना। और 1400 मिमी की बात है, ठीक है, 1400 मिमी की बात है। और 1400 मिमी में जो यानी कि स्वीप लगा होता है वो भी छत के पंखे में। और इस मोटर का जो रेटिंग होने वाला है दोस्तों, ठीक है, इसका जो रेटिंग होने वाला है ये 120 से 180 वाट, 120 से 180 वाट होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है सर्वत्रिक मोटर निम्नलिखित पर चलती है। सर्वत्रिक मोटर का मतलब क्या, यानी कि यूनिवर्सल मोटर, है ना, यूनिवर्सल मोटर। और यूनिवर्सल मोटर दोस्तों यानी कि जो वर्क करता है AC पे भी चलता है और साथ ही साथ यानी कि DC पे भी चलता है, AC पे भी चलता है और यानी कि DC पे भी चलता है, ये दोनों धारा पे वर्क करता है। ऑप्शन ए में कह रहा है ओनली फॉर AC सप्लाई, तो AC सप्लाई पे करता है लेकिन ओनली फॉर नहीं भाई। बी में कह रहा है ओनली फॉर DC सप्लाई, तो DC सप्लाई पे भी करता है लेकिन ओनली फॉर नहीं, ठीक है ना। और सी में जो कह रहा है यानी कि AC एंड DC सप्लाई, तो ये दोनों पे वर्क करता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।